प्रारब्ध कर्म वो हैं जिनका फल मिल रहा है एट प्रेजेंट। तो अभी की आपकी जिंदगी कैसी चल रही है ये आपके प्रारब्ध से तय होता है। इसलिए आपने कहीं कहीं सुना होगा बड़े गुणों से कि प्रारब्ध ही ठीक नहीं है तो क्या करें। तो प्रारब्ध का मतलब हमारे वो कर्म जिनका फल अभी इस समय मिल रहा है। उन सबको खारिज करके एक नया दर्शन दिया जो काफी प्रसिद्ध है, दक्षिण भारत में विशेष रूप से इनकी प्रसिद्धि ज्यादा रही। इन दो के अलावा अगर मैं ये कहूं कि थोड़ा सा हमें लोकप्रिय दर्शन को भी लेके चलना चाहिए, तो इस आधुनिक काल में जो व्यक्ति अपने तर्कों के स्तर पर पूरी भारतीय परंपरा में एक विशेष स्थान रखता है, जिससे टकराना बहुत ही मुश्किल काम है। इनके बारे में कहते हैं कि इनके सामने जाओ तो चुपचाप आ जाओ वापस। अगर आपने 2-4 सवाल पूछ लिए तो लहूलुहान होकर लौटोगे, क्योंकि जितना इस आदमी ने पढ़ लिया था ना, मजाक नहीं है। और जिस उपनिषद पे बात करो, गीता पे बात करो, अष्टावक्र गीता पर बात करो, कबीर पे बात करो, किसी कवि पे बात कर लो। ताओ धर्म है, चाइना में चलता है, लाओ त्से उसके संस्थापक हैं, उन पर भी किताब लिख दी पूरी की पूरी। जितना अध्ययन रजनीश नाम के व्यक्ति ने किया, फिलोसफी में रुचि थी, प्रोफेसर हुए जबलपुर के कॉलेज महाकौशल में, बाद में नौकरी को लात मार के पूरी तरह से दार्शनिक हो गए। और एक दौर था कि जब अमेरिका में एक शहर का नाम था रजनीशपुरम, जिसके वो संस्थापक थे। बाद में कुछ कानूनी चीजें हुई, वापस भारत आए। जनता पार्टी की सरकार जब मोरारजी प्रधानमंत्री थे, उनसे टकराहट काफी रही इनकी। फिर पुणे में इन्होंने अपना एक आश्रम बना लिया फाइनली, लंबे समय के स्ट्रगल के बाद, और फिर उनकी मृत्यु हुई। ओशो की सबसे अच्छी बात है कि वो दुनिया के हर प्रश्न पर विचार करते हैं, धर्म, अध्यात्म, दर्शन को बहुत सारी रूढ़ियों से बाहर निकालते हैं, और उनके तर्क ऐसे हैं कि उन तर्क से लड़ना आसान काम नहीं है। बेहद तार्किक व्यक्ति हैं। और मेडिटेशन की बहुत परंपराएं भारत में हैं। इन्होंने एक नई परंपरा शुरू की, डायनामिक मेडिटेशन, जिसका सरल भाषा में मतलब है नृत्य करते हुए भी आप ध्यान कर सकते हैं। ध्यान करने के लिए कुंडली मार के बैठना और उसके बाद ऐसे करके, ये जरूरी नहीं है, वो भी तरीका है, लेकिन ध्यान तो नृत्य करते हुए भी हो सकता है। ये मैंने पिछली बार कहा था ना कि आप दर्शन पढ़ने के बाद डांस नहीं कर पाएंगे, तो ओशो बनेंगे तो नृत्य और दर्शन में संबंध बन पाएगा। किसी और रास्ते पर चलने में वो संबंध आमतौर पे बन नहीं पाता है। ये सब लोग मिला के इनको हम कहेंगे भारतीय दर्शन। हालांकि अधिकांश बात के लोगों का जिक्र भारतीय दर्शन में नहीं आता है, पर मेरे ख्याल से आना चाहिए। कोई ऐसा दार्शनिक आपको लगता हो छूट गया हो तो बताइए, उसको भी जोड़ लेते हैं इसमें। आपको लगे अरे ये तो छूट ही गया, फिर कैसे दर्शन पूरा होगा? आप सोच रहे हैं कि हमें तो ये भी नहीं पता थे, इतने सारे आपने बता दिए, हमें क्या पता। अरे कोई तो दिमाग में आ रहा होगा, बताइए बताइए, कोई दिमाग में आ रहा है तो। हाँ, फीमेल फिलोसोफर का जिक्र, मतलब उसमें मेरी गलती कम है, परंपरा की गलती ज्यादा है कि महिला दार्शनिक नहीं दिख रहे हैं। अगर हम बात करें महिला दार्शनिकों की, तो भारतीय परंपरा में जो उपनिषद काल है, वहां हमें कुछ दार्शनिक महिलाएं, विदुषी महिलाएं नजर आती हैं। और आपने इनमें से 3-4 का नाम सुना होगा। जैसे एक आपने नाम लोपामुद्रा का सुना होगा। लोपामुद्रा वो हैं जो अगस्त्य ऋषि की पत्नी हैं, और इनका ठीक ठाक मतलब उपनिषद में जिक्र आता है। आपने मैत्रेयी का नाम सुना होगा। मैत्रेयी का जिक्र आता है बृहदारण्यक उपनिषद में। ये याज्ञवल्क्य ऋषि की पत्नी थी और विदुषी थी, और इनके बीच के डिस्कशंस के माध्यम से जो बृहदारण्यक उपनिषद है उसमें डेवलपमेंट दिखाई पड़ती है। गार्गी एक विदुषी महिला थी, इनका जिक्र भी बृहदारण्यक उपनिषद में दिखाई पड़ता है। एक नाम घोषा नाम की महिला हैं, उनका जिक्र उपनिषद में दिखता है। दुख की बात है कि भारतीय परंपरा में उपनिषद के बाद से महिलाओं की जो पार्टिसिपेशन है, भूमिका है, वो नहीं के बराबर दिखती है। मतलब मैं बताना भूल गया से ज्यादा है कि है ही नहीं, मैं कहां से लेके आऊं। अब इसकी वजह क्या हो सकती है? मेरे ख्याल से तो इसकी वजह यह है कि महिलाओं की हिस्सेदारी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जीवन में हर जगह ही कम है, तो यहां भी कम है। विज्ञान में भी कम है, दर्शन में भी कम है, समाजशास्त्र में नहीं है, हर जगह नहीं है, पॉलिटिक्स में नहीं है, तो यहां भी नहीं है। और इसकी वजह ग्लास सीलिंग है, शीशे की दीवार जो दिखती नहीं पर होती है।
तो क्योंकि उनको आमतौर पर घर के कामों में ही सीमित रखा गया तो उनको बहुत स्कोप मिला नहीं, और गैप इतना बड़ा है कि उस गैप को भरना आसान काम है नहीं। अब उम्मीद कीजिए कि अब नए जो दर्शन उभरेंगे, पश्चिम में जैसे फेमिनिज्म और कई दर्शन उभरे हैं, उनमें महिलाओं की भूमिका अच्छी खासी है, लेकिन पश्चिम में भी कुल मिला की हालत ऐसी ही है। दुनिया के इतिहास में सबसे पहली दार्शनिक महिलाएं भारत में ही दिखेंगी आपको, यही महिलाएं हैं। इसकी वजह है कि पश्चिम का दर्शन शुरू 6th सेंचुरी BC में हुआ है, ये उससे पहले हो गई है, तो सीधी सी बात है कि पहले तो यही दिखेंगी। लेकिन हाँ, कम है, भारत में दर्शन में महिलाओं की भूमिका, हिस्सेदारी अभी कम है। साहित्य हम पढ़ते हैं, साहित्य में भी कम ही है। एक मीराबाई हमें दिखती है मध्यकाल में, बाकी आधुनिक काल में महादेवी दिखती है। आधुनिक काल में फिर भी आपको 8-10 नाम दिख जाएंगे, लेकिन उसके पहले केवल एक नाम, मीराबाई। तो ये है, दुखद है पर है ऐसा ही। ठीक है, कोई और आपको लगता हो कि दार्शनिक छूट रहा है? जी सर, जैसे आर्य समाज के जो संस्थापक हैं, हाँ, उन्होंने एक स्लोगन दिया कि वेदों की ओर लौटो। हाँ, तो उस समय पे तो चल रहा था कि नियो वेदांत का चल रहा था, तो उन्होंने मतलब वेदों की ओर लौटो, इसको हम कैसे रिलेट कर सकते हैं कि नेशनलिज्म और इक्वालिटी पे? नेशनलिज्म उनके यहाँ है। ये कह रहे हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो कहा, इसको हम कैसे लिंक कर सकते हैं नेशनलिज्म और सोशल इक्वालिटी से। अगर आप आर्य समाज की स्थापनाएं देखेंगे, उसके 10 नियम देखेंगे और बाकी स्थापनाएं देखेंगे, तो आर्य समाज एक तो तर्क पर बहुत बल देता है, तार्किक बहस पर। आर्य समाज जाति व्यवस्था को पूरी तरह खारिज करता है, और जाति व्यवस्था खारिज होने का मतलब ही है कि आपने इक्वालिटी पर बात कर दी है। आर्य समाज में जेंडर इक्वालिटी पर ठीक ठाक स्ट्रेस है। लड़कियों की शिक्षा को लेकर आर्य समाज काफी प्रोग्रेसिव स्टेप लेता रहा है। इसलिए ऐसे कई पैरामीटर्स आपको दिखेंगे जहां उनका सोशल प्रोग्रेसिवनेस प्लस नेशनलिज्म। पर यह है कि उस समय के नेशनलिज्म और नियो हिंदुइज्म, नियो वेदांत में यह था कि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाने की बात रहती थी। तो आर्य समाज में भी है, क्रिश्चियनिटी से, इस्लाम से गैप है। हाँ, जो DAV की परंपरा है, दयानंद एंग्लो वैदिक, वो वही है कि हम अंग्रेजी की परंपरा भी लेंगे, वैदिक भी लेंगे, और पढ़ाई लिखाई में ज्यादा डेवलपमेंट्स करेंगे, आप कह सकते हैं। एक मोटी मोटी बात मान के चलते हैं कि पूरा भारतीय दर्शन का डेवलपमेंट हमने समझा। अब एक छोटा सा पक्ष ये समझते हैं कि अगर इस पूरे के पूरे प्रोसेस में कई हजार साल के प्रोसेस में अगर आपको कॉमन ट्रेंड्स देखने हो, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आमतौर पर भारतीय दर्शन में आपको दिख जाती हैं, वो कॉमन ट्रेंड्स क्या हैं, और क्या वो कॉमन ट्रेंड्स केवल भारत में ही दिखते हैं या भारत के बाहर के दर्शन में भी उनका जिक्र कहीं कहीं दिख जाता है। तो 5-6 शब्द उनका मोटा मोटा मतलब समझ लीजिए, फिर जब कोई दर्शन पढ़ेंगे उस पर ठीक से विस्तार में बात करेंगे कि उसकी क्या वैल्यू होती है। जैसे आपने एक शब्द सुना होगा, थियरी ऑफ कर्मा, जिसको हम बोलते हैं कर्म सिद्धांत। सुना आप लोगों ने कर्म सिद्धांत क्या होता है? कर्म सिद्धांत का सिंपल सा मतलब क्या है कि आप जो करेंगे वो आपके साथ होगा। अभी जो हो रहा है वो भी किसी किए हुए के बदले ही हो रहा है, और कल को जो होगा वो आज जो कर रहे हैं उसके बदले होगा। इसको बोलते हैं कर्म सिद्धांत। कर्म सिद्धांत की धारणा हमारे उपनिषदों से आनी शुरू हो गई है, और बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि पूरे भारत के 9 दर्शनों में एक को केवल छोड़ दें, और जब जब मैं बोलूं एक को छोड़ दें तो वो एक कौन सा छूटेगा? चार्वाक। चार्वाक को छोड़ दीजिए, बाकी 8 दर्शन, यहां तक कि बौद्ध भी, जैन भी, जो नास्तिक दर्शन है वो भी, सिख धर्म भी पूरी तरह से कर्म सिद्धांत को मानते हैं। और कर्म सिद्धांत का एक बेसिक मतलब ये है कि जो हमारे कर्म होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। उनको 3 में डिवाइड करते हैं, शायद आपने नाम सुना हो। एक होता है संचित कर्म, एक होता है प्रारब्ध कर्म, और एक होता है संचीयमान। ये 3 तरह से हम क्लासिफिकेशन करते हैं कर्मों का। इसका मतलब क्या है? समझ लीजिए कि कर्म हमारे इकट्ठे होते जा रहे हैं, कर्मों का फल मिलने का एक फेज आता है, एक ग्रुप ऑफ कर्म एक साथ उनका फल मिलना शुरू होता है। प्रारब्ध कर्म वो हैं जिनका फल मिल रहा है एट प्रेजेंट।
तो अभी की आपकी जिंदगी कैसी चल रही है ये आपके प्रारब्ध से तय होता है। इसलिए आपने कहीं कहीं सुना होगा बड़े बूढ़ों से कि प्रारब्ध ही ठीक नहीं है तो क्या करें। तो प्रारब्ध का मतलब हमारे वो कर्म जिनका फल अभी